दूसरा उसके बाद दूसरा बिल और है अपने सामने। रिपीटेशन को कृपया अवॉइड करें। श्री वासुदेव जी देवनानी। पार्टी है। माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधि उपाय विधेयक 2022 पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान में तो क्या पूरे भारत में किसी भी भर्ती के लिए परीक्षाएं होती हैं और उस समय लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की इच्छा रहती है कि मुझे न्याय प्राप्त होगा, योग्य का सिलेक्शन होगा, परीक्षा सही ढंग से होगी और सही ढंग से सिलेक्शन होगा। लेकिन पिछले 3 वर्षों के अंदर विशेष रूप से जिस तरह से 15 बड़ी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, एक भी बेदाग नहीं गई। आज आरएस परीक्षा की चाहे देख लें, चाहे पटवारी भर्ती 2021 देख लें, चाहे कांस्टेबल भर्ती 2019 देख लें, चाहे एसआई भर्ती 2021 देख लें, चाहे रीट की परीक्षा देख लें, प्री प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा देख लें, यानी एक एक परीक्षा को मैं गिनूंगा तो अधिक समय लगेगा। लेकिन इन सारी परीक्षाओं के जो हाल हुए हैं वे निश्चित रूप से आज लोगों का विश्वास समाप्त सा हो गया है। यानी आज सरकार ने अपनी विश्वसनीयता इन भर्ती परीक्षाओं में खो दी है और जिसके कारण से आज चारों ओर अविश्वास त्राही त्राही मची हुई है। क्या करें? प्रावधान जिसमें आप ये संशोधन लाए हो, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, ये पहले से विद्यमान है। प्रावधान तो उसमें भी कुछ हैं, लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूं उस प्रावधानों का आज तक कभी उपयोग हुआ क्या? कारण प्रावधानों के अंतर्गत किसी को सजा हुई क्या? कितने कोई मुकदमे दर्ज हुए क्या? किसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? लेकिन एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण से मनोबल बढ़ते गए और आज ग्रोह के ग्रोह पनप गए और उस ग्रोह में जो स्थिति बनी है बिल्कुल संगठित ग्रोह हैं, जो डमी अभ्यर्थियों को भी बैठाते हैं, फर्जी डिग्रीधारी को भी बैठाते हैं। ये फर्जी डिग्रीधारी कैसे हो रहे हैं? आपका एडमिशन स्कूल कॉलेज में है, उस समय कहीं प्राइवेट दूसरी जगह भी लेके एसटीसी का सर्टिफिकेट लाते हो, इस परीक्षा में बैठते हो। यानी इस तरह का ग्रोह के ग्रोह बने और धन के लेन देन तो पता नहीं अरबों रुपए करोड़ों रुपए का होने लग गया। मैं रीट पे आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कितने करोड़ों रुपए के लेन देन हुआ है। और तो और राजनीतिक प्रभाव और संरक्षण, इसका मैक्सिमम उपयोग है। आज जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की चर्चा हुई, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है? ये खुली दुकानें हैं जो पैसों के लेन देन के आधार पर सिलेक्शन कराते हैं। उस साफ लिखा रहता है कि आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको नहीं तो पैसे लौटाए जाएंगे। यानी इस प्रकार की इतने रुपए प्रश्नों में से इतने प्रश्न आएंगे, ये बात हो गई, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। यानी इस प्रकार की बातें आज पूरा मैंने विधेयक पढ़ लिया, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में एक भी शब्द इसमें नहीं है। असली गुनाहगार तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन चला रहा है? ये साधारण कोई लोग चलाते होंगे, लेकिन अधिकतर राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनके संबंधी चला रहे हैं। और उन्हीं के आधार पर हमने विधानसभा में प्रश्न भी पहले भी आया कि हमारे एक वरिष्ठ नेता के परिवार के 3-3 लोगों के 80-80 अंक आ गए आरपीएससी में, आरएस की परीक्षा में। यानी कैसे हुआ? वो अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां चलता है। इस प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। वो इस प्रकार की परीक्षाएं करवाते हैं, इस प्रकार की तैयारी करवाते हैं और उसके अंदर इन सारी परीक्षाओं के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर यदि कुछ तो लगाम लगाते, मैं कहता हूं असली जिम्मेदार को यदि आप छोड़ करके करते हो, उसका मेजर कारण ये है ये राजनीतिक व्यक्तियों के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसीलिए उस पर कोई हाथ डालना नहीं चाहता। और इसके अंदर अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर लोगों से पूछा गया कि ये सारी परिस्थितियां हैं, इसके प्रति आप संतुष्ट हो क्या? 87% लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। फिर पूछा कि नकल कराने के अंदर जिम्मेदार में आप किसको मानते हो? तो 83.7 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने ये कहा कि इसके लिए नेता ही जिम्मेदार हैं, मंत्री और नेता जिम्मेदार हैं। केवल 17% लोगों ने कहा कि अफसर जिम्मेदार हैं। इसलिए अफसरों से ज्यादा जिम्मेदारी, कि अफसर तो जी हुजूर हैं,
जिसको मंत्री जैसा कहेगा, नेता कहेगा। यस सर, अभी गुलाम भी होने लग गए। नहीं नहीं जी साहब ने जो सत्ता में अब नेता सब है। चुनाव लड़के सब नेता है, सारी पार्टियों के सामने ये क्लियर कर सर्वे दो, में कहा है, भास्कर में छपा है, सर्वे में सारी पार्टियों के सामने लेके क्लियर कर दो। ये नेताओं के हैं, अपने नेता हैं सब। ये कौन कह रहा है? सब बात नेता हैं। ढंग की करो आप यार। नेता को मान अपने कौन रहा है? नेता हैं सब। आपको नेता आप होंगे आपका शामिल, जब- हम तो नहीं आपका है। जब नंबर आ जाए तो आप बोल देना। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? आप ये- माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। बिल पे बोल रहा हूँ, ये सर्वे बिल का ही हुआ है। ये परीक्षा का बिल का जो सर्वे हुआ है, जो अखबारों में छपा है, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। कृपया बिल पर ही बोलें। फिर उसका ये बिल आपसे ज्यादा पढ़ा है, कहीं पढ़ा हो तो आ जाओ सामने, सारा नॉलेज आप शिक्षा मंत्री रहे तब बहुत ज्यादा है ना? और ये भी है कि 2005 में आपने भी नंबर बढ़ाने का काम किया, वो भी अवलोकन कर किया ना, मैंने तो 2 बार रीट भी करवाई और सफलतापूर्वक करवाई। कंटिन्यू करें। एक का भी कहीं आपने विपक्ष में से एक भी कोई मुद्दा नहीं उठ पाया। माननीय सदस्य, आपने बहुत अच्छे काम किए, पर एक सभापति काम महोदय। वो भी गिना दो कि बेटी के नंबर बढ़ाए थे। सभापति महोदय, बेटी तो आप लोगों ने पता नहीं मुख्यमंत्री के सामने सारे आपस में शिक्षकों बात ने नहीं कहा। करें प्लीज। ये विलोपित करें, जबरदस्ती लगाएंगे, व्यक्तिगत इल्जाम लगाएंगे, जवाब दूंगा। प्लीज डिस्टर्ब नहीं। फिर आपने इसके अंदर बिंदु 9 के अंदर प्रबंध तंत्र 2 में उपधारा 1 में आपने उसमें नाम लिखा है, मैं उसको जरा पढ़ लेता हूं कि उसके अंदर आपने ये उपधारा 9 जिसका 1 में लिखा है कि प्रबंध तंत्र अपराध प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उनके किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है। इसमें अध्यक्ष के नाम क्यों नहीं लिखा? क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है? आपने जानबूझ करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बचाने के लिए इसमें से अध्यक्ष नाम विलोपित किया है। इसका कभी नहीं हो सकता, जबकि क्योंकि यानी आप अपने अपराधी को तो बचाना चाह रहे हो और बाकियों के इसमें नाम लिख करके आप विधेयक ला रहे हो। उस विधेयक से आपका होगा क्या? अब दूसरा मैं एक मुद्दा बताना चाहूंगा कि आखिर ये परीक्षा में आपने अपराधियों के नाम विधेयक तो लिया है, लेकिन परीक्षा केंद्र बनाने वाले, परीक्षा केंद्र जानबूझ करके रिमोट ऐसे जगह बनाया जाता है जहां पे नकल हो, जहां पे दूसरे प्रकार के कोई पहुंच ही नहीं सके। आखिर परीक्षा केंद्र बनाने वाला कौन है? फिर पेपर में जो विसंगति आती है जिसके कारण से लोग कोर्ट में जाते हैं, उसके मामले में ये चुप है। और तो और इस सारे में प्रकरण में मैं माननीय सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा, यदि हिम्मत थी तो यूपी गवर्नमेंट की तरह कोई विधेयक नहीं लाया गया वहां पे सीधे आदेश दे दिए दोषी अफसर नेताओं की संपत्ति जब्त की जाए, गैंगस्टर कानून लागू कर दिया, रासुका लागू कर दिया और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए, तब भय व्याप्त होता है। यानी आपके इस तरह से थोड़ी आपने विधेयक लाया, कानून बनाया, उसको कोर्ट के अंदर आप ले जाएंगे और कोर्टों के अंदर इसका मुकदमों का एक अंबार लग जाएगा जिस मुकदमे का कोई जवाब तक नहीं आएगा। और इस प्रकार की सरकार की कार्यप्रणाली का मैंने जिक्र कर दिया। ये पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण इसका जिम्मेदार है। और तो और जो जारोली जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने स्वयं ने हटने के बाद कहा कि जो कुछ हुआ राजनीतिक संरक्षण में हुआ, लेकिन वो राजनीतिक संरक्षण क्या है आज तक उनसे कोई पूछ नहीं पाया। इसलिए मैं सदन के इस जिम्मेदारी से कहता हूं, यदि एसओजी जारोली को गिरफ्तार करके उसके पूछताछ करे। प्लीज बिल पर बोलिए। बिल ही है, रीट का मामला, रीट के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, रीट का उन्हीं की अध्यक्षता में हुई है। मैं पेपर के इसके अलावा कहीं दूर नहीं जाऊंगा, सभापति आप विश्वास रखिए। उसके जारोली के पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वो हटे, उन्होंने कहा राजनीतिक संरक्षण हुआ, एसओजी की जांच चल रही है, यदि एसओजी उनको पूछेगी, उनको गिरफ्तार करके मांग करेगी तो राजनीतिक संरक्षण में कौन है ये मालूम पड़ेगा। जबकि विधेयक लाना सरल है, पारित कराना भी बहुमत के आधार पर करा लोगे, इसकी क्रियान्विति कैसे होगी? असल में क्रियान्विति का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्रियान्विति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऊपर तक के सारे लोग लिप्त हैं। मैं रीट की यदि आप जिक्र करूं, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक किसने किया? पूरा का पूरा जितने लोग हैं, नाम अखबार में भी आ चुके, मैं उसको ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। उसके अंदर हमारे एक मंत्री, उसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, ये सारा जो है राजीव स्टडी सर्कल एक संस्था है, तो उसके संयोजक हैं। और सारे जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वे उन्हीं के हुए हैं। और सुभाष यादव, बैरवा, गोटवा, सुनीता पचौरी, प्रदीप पाराशर, देवेंद्र परमार, नदीम चिश्ती। माननीय सदस्य बिल पर बोलिए। बिल ये बिल है, इनके रीट की परीक्षा बिलों के बिल में परीक्षा पे नियंत्रण लाने के लिए आई है।
ये बिल को परीक्षा पढ़ के में आया किस हूं। तरह से अनुचित साधन, मैं बिल को पढ़ के आया हूं, प्लीज ये प्लीज। अनुचित साधन का उपयोग है, ये अनुचित साधनों का ही विधेयक है, ये अनुचित साधनों का इन लोगों ने उपयोग किया। और जब मंत्री ही उसमें इन्वॉल्व होंगे अनुचित साधनों के करवाने में, तो फिर वो कैसे रुकेगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे मांग करूंगा कि इसके अंदर इस प्रकार की जो व्यक्तियां हैं, इसके अंदर और रिटायर्ड लोग लगाए जाते हैं जिसके कारण से समस्या आती है, राजनीतिक व्यक्ति राजीव स्टडी सर्कल के लगाए जाते हैं, और दूसरा इन सारी परीक्षाओं की कभी ऑडिट नहीं होती। पैसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए आते हैं और जाते हैं, लेकिन उसकी कभी तक ऑडिट नहीं हुई। और जब ऑडिट नहीं कराओगे, सेवानिवृत्त लोगों को लगाओगे, तो और रीट में तो कह रहा हूं, अजमेर के सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिटायर्ड लोग लगाए थे रीट में, और इसलिए कारण से पेपर का आउट हुआ। किसने कहा था कि पेपर के जो पेपर निकाला गया वह अनुचित साधन तो था ही, तो किसके संकुल में किसने पेपर रखवाए, जरा इसकी जांच हुई क्या। पेपर संकुल में रखवाए गए, चाबी दो दे दी गई, जाके निकालो पेपर और ले जाओ, करोड़ों रुपए कमाओ। ये रीट की परीक्षा के अनुचित साधन नहीं है तो क्या हुआ। मैं अनुचित साधन पे बोल रहा हूं। उस अनुचित साधन के अनुसार उसमें किसने कहा कि वहां पे पेपर रखवाने के साथ प्राइवेट लोगों को लगाओ, सरकारी लोगों को लगाते, कहते कलेक्टर और एसपी के अंतर्गत पेपर रखते, लेकिन पेपर नहीं रखे जाते। ये सारी चीजें मिली भगत थी जिसमें अरबों रुपए का लेन देन हुआ है। इसे सबसे पहले राजीव स्टडी सर्कल के जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उसे मंत्री क्यों नहीं हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ सीबीआई की जांच करवाई जाए। यदि नहीं कराएंगे हम आकर के करवाएंगे, इनको जेल में भेज के रहेंगे, इसमें कहीं कोई हम कभी पेशी नहीं आने देंगे। इस प्रकार की स्थिति है। अतः मैं आपसे मांग करूंगा कि इसके लिए दो बातें कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि इसमें आप यदि बिल बनाना ही था तो एक जुडिशियल लोगों के साथ बैठ के बनाते, एक जुडिशियल कमीशन बनाते जो इस तरीके विचार करती कि ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये तो अपने हित की बात करेंगे, क्रियान्वित इन्हीं को करनी है, ये क्रियान्वित कर नहीं पाएंगे। जब क्रियान्वित होगी नहीं तो इस प्रकार के विधेयक लाने का केवल लोगों के जो बेरोजगार लोग हैं उनके आंखों में केवल धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक जुडिशियल कमीशन बना करके उसके आधार पर वापस बनाया जाए, जल्दबाजी में पारित न किया जाए। इसीलिए इस पे निश्चित रूप से इसको 6 महीने के लिए आप जनमत के लिए प्रचारित किया जाए, जल्दबाजी में पास न किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती अनीता बदेल। नमस्ते। नमस्कार।